हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। तो दोस्तों, मैं अमर यादव आप सबका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लगातार जो टीजीटी पीजीटी की मैथ को लेकर वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और ये वीडियो जो दोस्तों हैं, ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में टीजीटी या पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसके पहले कई सारे इंटीग्रेशन की छोटी छोटी शॉर्टकट, डेफिनेट इंटीग्रेशन की और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कई सारे शॉर्टकट करा दिए हैं और वो आप लोगों को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत ही समझ में आए होंगे। उनको अप्लाई करिए, सीखिए, उन पे क्वेश्चन करिए और उस टाइप का जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आप जल्दी से जल्दी कम से कम सेकंड में ही उसको सॉल्व करके आगे बढ़ोगे। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही फ़ायदा देगा एग्ज़ाम में। बस आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे तो ट्रिक तभी अप्लाई कर पाओगे अच्छे से जब उस चीज़ की प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आज जैसे हम पिछले वीडियो में 4 लेक्चर हमारे हुए हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है मोशन अंडर द ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति। तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति जिसमें से 4-5 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर भी कराए हैं और जो पिछले साल ही टीजीटी में आए हुए थे वो भी क्वेश्चन उसमें दिखाए हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। बस ज़रूरत है कि क्या, कॉन्सेप्ट की। अगर कॉन्सेप्ट आता है अच्छे से और चीज़ें पता है, प्रैक्टिस की गई है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज जो है हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, जो पिछला हमारा वीडियो हो चुके हैं 4 वीडियो, उसमें जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति पढ़ाई है, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो साथ में करेंगे। पूरी डायनेमिक्स के पहले सारे हम लेक्चर, मतलब सारी थ्योरी और उस पर कुछ एग्जाम्पल कराते जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एक दिन का रखेंगे और 2-3 वीडियो में पूरी प्रैक्टिस बहुत सारे अच्छे 50 से 60 क्वेश्चन बढ़िया सॉल्व करेंगे। वहाँ पे जितना भी आया हुआ है आपका जीआईसी में, एलटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, यहाँ से रिलेटेड जो भी आपका टीजीटी में आ सकता है क्वेश्चन, उस हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और क्वेश्चन जो पुरानी बुक थी आपकी डायनेमिक्स की, वहाँ से भी कराए जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको एक लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके जानने वाले मैथ की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी से, उन सबको ये वीडियो शेयर कर सकते हो और सबको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर ही इसको फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। बाकी कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे कि पता चलता रहता है, फीडबैक मिलती रहती है कि जो भी आपको कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। और इसके बाद अगर कोई आप नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। तो जिस पे ज़्यादा मांग होगी और उसका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सारे चैप्टर या सारे टॉपिक वही रहेंगे जहाँ से 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी दोस्तों 2D मोशन है। कैसा है? 2D, 2 डायरेक्शंस में होगा। कैसी डायरेक्शन होती हैं तो इसको समझेंगे। तो 2 डायरेक्शन हमारे पास होती हैं, सब लोग जानते होंगे। एक एक्स अक्ष होता है, ये भी एक्स डायरेक्शन है, एक्स अक्ष, और ये दोस्तों क्या है, वाई अक्ष है। तो 2D मोशन क्यों बोला गया, 2 दिशा की गति क्यों बोली गई? क्योंकि इसमें दोस्तों जो मोशन होगा वो 2 डायरेक्शन में होगा, एक्स अक्ष में भी होगा और वाई अक्ष में भी होगा। अब यहाँ पे अगर अच्छे से समझना है तो एक चीज़ बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, एक चीज़ बहुत ही साफ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जैसे 2 टाइप के मोशन होंगे, इसमें 2 प्रकार की गतियाँ होंगी, एक एक्स अक्ष पे और एक वाई अक्ष पे। तो दोनों की गतियों को आपको अलग अलग ऑब्जर्व करना है। एक्स अक्ष की गति पे अलग से ध्यान देना है और वाई अक्ष पे जो गति हो रही है उसको अलग से ध्यान देना है। तो इतना काम ज़रूर करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ से क्वेश्चन फार्मूले आप अच्छे से ड्राइव कर पाओगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि एक पार्टिकल होगा, इसको यू वेग से कुछ कोण पे फेंक दिया जाएगा, प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा
और ये ऐसे जाके और कुछ दूरी पे जाके यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है। अब जिस u वेग से फेंका गया था, ये तो एक ही गति है u, लेकिन दो गतियाँ कहाँ से आई? अभी तो हमने कहा इसमें दो डायरेक्शंस होते हैं, दो गतियाँ होती हैं, तो दो गतियाँ कहाँ से आई हैं? तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझिए। सबको पता होगा, सब इतने समझदार हैं कि कोई भी वेक्टर होता है, ठीक है, कोई भी हमारे पास सदिश है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। कोई भी सदिश है p, मान लेते कोई भी हमारे पास वेक्टर है p, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है तो जो इसका x कंपोनेंट होगा उसको हम px लिखेंगे और ये हो जाएगा p cos थीटा। इसी के साथ जो y कंपोनेंट होगा इसको py लिखेंगे और ये हो जाएगा p sin थीटा। तो x अक्ष पे जो कंपोनेंट रहता है थीटा के नीचे, ये px इक्वल टू p cos थीटा रहेगा, और y अक्ष पे जो कंपोनेंट रहता है तो p sin थीटा रहेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो गति हो रही, जिस स्पीड से इसको फेंका गया था, ये स्पीड भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गई है। एक को हम लोग कहेंगे ux और एक को बोलेंगे uy। ये बात समझ गए होंगे, एक ux कंपोनेंट और एक क्या है, uy है। आप देख रहे हैं दो गतियां हो रही हैं। एक तो गति होगी x अक्ष पे जो ux की स्पीड से होगी, और एक गति होगी y अक्ष पे जो vy स्पीड से होगी। अच्छा, ux क्या होगा? थीटा x अक्ष पे जो कंपोनेंट होता है तो हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है। ऊपर की ओर जो कंपोनेंट जाएगा y अक्ष पे, ये हो जाएगा u sin थीटा। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है जी की बात कर लेते हैं, तो जी हमेशा डाउनवर्ड रहता है। हर एक पोजीशन पे जी की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की ओर होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, गुरुत्वीय एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण, ये हमेशा कैसा होगा? नीचे की ओर होगा जी। ठीक है। लेकिन हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब गति की दिशा क्या है? गति की दिशा दोस्तों ऊपर की ओर है। तो जो भी एक्सेलरेशन है यहाँ पे वाई अक्ष पे, वाई अक्ष की बात हो रही है, वाई अक्ष पे जो इसका त्वरण होगा वो कितना होगा? माइनस जी होगा। वाई अक्ष पे जो त्वरण होगा वो कितना होगा? माइनस जी होगा। एक्स अक्ष पे त्वरण की बात की जाए, ए एक्स अक्ष पे जो त्वरण होगा, अच्छा एक्स अक्ष में जो मोशन हो रहा है इस पे किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग पा रहा है। जब फोर्स लगेगा तभी तो त्वरण आएगा। जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन एक्स अक्ष पे जीरो। अच्छा, जब एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब कि हम जब बाइक चला रहे हैं तो हम एक्सीलरेटर को एकदम एक जगह पे रोक के रखे हैं। ठीक है। तो जब एक जगह पर रोक के रखे हुए होते हैं तो क्या होता है? बाइक हमारी एक स्पीड से ही चलती चली जाती है, ना तो धीरा होगी ना तेज़ होगी। अगर हम एक्सीलरेशन कब करेंगे? एक्सीलरेटर धीरा करेंगे तो बाइक धीरा हो जाएगी। अगर एक्सीलरेशन तेज़ करेंगे, एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे तो बाइक क्या हो जाएगी? तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ ना करें, बीच में पकड़े रहें, तो बाइक की स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, चाहे कितनी भी दूर लिए चले जाओ। तो सारा काम एक्सीलरेशन का है। अब बताओ कि एक्स अक्ष पे अगर एक्सीलरेशन जीरो है, मतलब सिंपली सा एक्सीलरेटर को रोक के रखा गया है, तो क्या एक्स अक्ष पे इसकी गति में कोई परिवर्तन होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है, इस पर किसी प्रकार का फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, एक्स अक्ष की बात हो गई, ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। अब थोड़ा सा वापस चलते हैं वाई एक्सिस की ओर।
अब वाई एक्सिस पे तो एक्सीलरेशन मिला था एक भाई, क्योंकि ऊपर की ओर जब कोई चीज़ जाएगी तो उसमें नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो उसका अगर ऊपर की ओर जा रही है तो स्पीड डाउन पड़ेगी, अगर नीचे की ओर बॉडी आ रही है तो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो अब इस पार्टिकल को देखो, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर उठ रहा है पार्टिकल ऊपर की ओर, तो वैसे वैसे जी इस पे नीचे की ओर काम कर रहा है ये। तो थोड़ा जब तक इसमें एनर्जी रहेगी पार्टिकल में तब तक तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ पॉइंट के बाद ये फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जी का जो फोर्स था वो ज़्यादा हो गया, नीचे आएगा, धीरे 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 इसको पटक देगा यहाँ पे काम खत्म इसका। तो मतलब वाई एक्सिस पे अगर डायरेक्शन है तो इसके वेग में भी चेंज आएगा, और वेग में चेंज आने का मतलब कि वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और अदर भी कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मैक्सिमम पॉइंट पर, जो इसका मैक्सिमम हाइट रहेगी h, मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी? जब इसका y कंपोनेंट मतलब y एक्सिस पे चलना बंद कर देगा। कोई पार्टिकल्स नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हो तो जब ऊपर जाना बंद हो जाता है, जहाँ से वापस आना शुरू होगा उसी को हम लोग हाइट कहते थे। तो यहाँ पे देखोगे जो इसका यू वाई यहाँ पे था, वी वाई जो होगा वी वाई मतलब वाई डायरेक्शन में जो गति होगी इसकी क्या हो जाएगी? जीरो। वाई डायरेक्शन में गति क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? वी एक्स। तो वी एक्स सेम रहेगा, क्योंकि वी एक्स बताया है कि एक्स अक्ष में गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है एक्स अक्ष की दिशा में। तो वी वाई तो जीरो हो गया, तो ये वेक्टर यहाँ मिलेगा नहीं। अब यहीं से पार्टिकल नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी कि अब इसके ऊपर पार्टिकल नहीं जा रहा है, यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे? यही हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वाई डायरेक्शन में मोशन होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से फिर पार्टिकल नीचे आना शुरू होता है और यहाँ पे टकरा के रुक जाता है। इतनी बात यहाँ पे समझ के रखेंगे। तो अगर बात की जाए यहाँ पे गति क्या होगी, तो ये जो ऊपर यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हम बात करेंगे तो यहाँ से तो यू स्पीड से फेंका गया था, ठीक, यू एक्स और यू वाई। तो जो एक्स एक्सिस में है तो ये तो सेम रहेगा, यू एक्स ही, वी एक्स कहेंगे इसको हम लोग, वी एक्स रहेगा सेम वैसे। और ऊपर की जो वेक्टर हो रहा है लगातार कम होता जाएगा, वी वाई जो होगा ये लगातार कम हो जाएगा, तो रहेगा यू साइन थीटा, लेकिन ये लगातार कम होता जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर ये वाला वेक्टर नीचे की ओर डायरेक्टेड हो जाएगा, नीचे की ओर मतलब वी वाई माइनस वी वाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस वी वाई, क्योंकि अब नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन ये हमेशा वी एक्स ही रहेगा, वी एक्स कह सकते हो या यू एक्स ही कह सकते हो, क्योंकि इसके स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो जैसे टकराएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उस समय यू वाई मैक्सिमम हो जाएगा, यू वाई ऐसे, ठीक है, और यू एक्स तो इस साइड दिशा में रहेगा, तो जो इसका परिणामी आएगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। ये हमारे पास वी वाई हो जाएगा, इसको यू एक्स लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसका ये रिजल्टेंट होगा वो हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे, इससे अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो इतनी बात समझ गए होंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि जब किसी पार्टिकल को थीटा कोण पे फेंक देते हैं तो जो पाथ बनाएगा वो पाथ ही हमारे पास प्रक्षेप का पथ कहलाएगा। और उस प्रक्षेप पथ में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है कि जो भी स्पीड होगी उसकी दो डायरेक्शंस होगी, एक यू एक्स और एक यू वाई, ठीक है, यू एक्स यू कॉस थीटा होगा, यू वाई यू साइन थीटा होगा। वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन माइनस जी है, तो इसके लिए मैक्सिमम हाइट मतलब कुछ दूरी पे जाके रुक जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा, ठीक। एक्स डायरेक्शन पर एक्सीलरेशन जीरो है, इसके लिए इसकी एक्स अक्ष की दिशा में गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतनी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हम लोग आगे इसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कहते हैं, ये सब कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है।
अब हम लोग फाइंड करेंगे रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, रेंज का मतलब होता है परास, हाइट का मतलब ऊंचाई, टाइम ऑफ परास उड़ान काल। ठीक, रेंज दोस्तों होता है परास, हाइट है इसकी ऊंचाई, और टाइम ये है उड्डयन काल। उड्डयन काल कि कितना टाइम लगता है टोटल यहाँ से वहाँ तक जाने में, टोटल कितना टाइम लगता है। तीनों चीज़ें हमें निकालनी है यहाँ से। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब ध्यान से देखिएगा। एक बार डायग्राम फिर से बनाते हैं। यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ पे जाके गिर जाता है। यू वेग से फेंका गया था थीटा कोण बनाते हुए, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा इसका वेग। एक को हम लोग यू एक्स कहेंगे, ये होगा यू साइन थीटा के बराबर, यू कॉस थीटा। एक को हम लोग यू वाई कहेंगे, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा। जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, यही हमारा अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एस कहलाएगा। और जितनी दूरी एक्स एक्सिस पे तय की जाएगी, तो यही हमारी क्या कहलाएगी, रेंज मतलब परास। ये हमारे पास रेंज हो गई, ये हाइट हो गई। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टोटल टाइम लगा है वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब प्रोजेक्टाइल को पूरा अपना पथ कवर करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ान काल। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर वी वाई क्या हो जाएगा, 0, मतलब यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, और वी एक्स क्या रहेगा, ये हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखो ध्यान से बात यहाँ समझो। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखो थ्योरेटिकल पार्ट पे लिखवाने वाला पार्ट यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी। सीधा सीधा फार्मूला समझो कैसे आया है। अगर एक बार देख लोगे कैसे आया तो हो सकता है याद हो जाए तुरंत। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम निकालना है, पूरी जर्नी कवर करने में जो टाइम लगा है। तो उसके लिए हमें फार्मूला लगेगा, उसमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति देखना पड़ेगा, इनिशियल और पोजीशन मतलब फाइनल। इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, u। ठीक, अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कोई बता सकता है, s। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फार्मूला हम लोग लगाएंगे एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी, कैपिटल टी लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर कैपिटल टी। तो वाई डायरेक्शन में इसका मोशन क्या है, यू साइन थीटा। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन, टोटली विस्थापन। देखो यहाँ से उड़ना शुरू करेगा एक्स ओरिजिन से। अगर वाई एक्सिस की बात करोगे तो 0 से उड़ना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे वाई एक्सिस ऊपर की ओर बढ़ेगा और उतर के वापस 0 हो जाएगा वाई के लिए। एक्स के लिए तो कुछ ना कुछ होगा, एक्स के लिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई के लिए क्या हुआ कि 0 से इसने शुरू किया और उड़ के वापस वाई के लिए तो फिर से 0 पे आ गया ना। तो टोटल विस्थापन क्या हुआ, 0। देखो जहाँ से उठेगा वहीं पे वापस आ जाएगा। अगर यहाँ से देखोगे तो दिखेगा बॉल यहाँ से उठी और वहीं पे वापस आ गई, तो विस्थापन क्या हुआ, 0 हुआ। तो विस्थापन यहाँ 0 डाल दिया। यू वाई दोस्तों क्या है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2, जी माइनस का है तो माइनस कर लिया, ए वाई इक्वल टू माइनस जी रखेंगे कैपिटल टी स्क्वायर। एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो 1/2 जी टी बराबर बचेगा यू साइन थीटा। टी बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टी बराबर 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। अब ध्यान से देखना, 2 ये क्या लिखा हुआ है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा क्या है, यू वाई, तो 2 यू वाई अपॉन जी। ये डायरेक्टली भी फार्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का।
तो जो उड़यन काल है टोटल t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत काम आएगा आगे। इसके बाद आते हैं हम लोग हाइट पे। इसके बाद क्या आएंगे? हाइट पे, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट को देखते हैं, मैक्सिमम हाइट अच्छा, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करोगे? देखो इसमें भी y डायरेक्शन का ही मोशन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइट जो कवर हो रही है y दिशा में ही तो कवर हो रही है, तो y दिशा के ही वेग को लेना पड़ेगा। अच्छा, y दिशा में जो प्रारंभिक वेग है क्या है? uy है, प्रारंभिक वेग uy, और अंतिम वेग क्या है? 0 है। अंतिम वेग क्या है? y दिशा में 0 है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं कि वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2a h, h या एच या एस लिख सकते हो। वी वाई दोस्तों क्या है? 0 हो गया, बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है? माइनस जी है, इंटू एच। ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2gh इक्वल टू वी वाई स्क्वायर। अच्छा, वी वाई क्या है हमारे पास? वी वाई हम जानते हैं यू साइन थीटा है, तो यहाँ रख देंगे यू साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल H बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब एक बार अगर अपने हाथों से इसको ड्राइव कर लोगे तो फार्मूला आधा ऐसे ही याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिंपल वही इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण लगा लगा के फार्मूले देखना है और इनको ध्यान से याद भी करना है। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि कैपिटल H बराबर वी वाई स्क्वायर अपॉन 2g, कैपिटल H बराबर यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ये बात भी आप ध्यान से सीख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बचता है हमारे पास टाइम, रेंज। देखो रेंज किस डायरेक्शन में है? रेंज की अगर बात करोगे, रेंज, ठीक है, तो रेंज किस डायरेक्शन में है? तो कहोगे x डायरेक्शन में है रेंज। भैया जब रेंज x डायरेक्शन में है तो हमको मोशन भी x डायरेक्शन वाला ही लेना पड़ेगा ना। तो x डायरेक्शन में क्या है? ux cos थीटा। अच्छा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या बताया था अभी? ax 0। x अक्ष में जो त्वरण होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अगर ax में त्वरण 0 है तो यहाँ पे स्पीड में नो चेंज, तो जो स्पीड यहाँ पे वही स्पीड यहाँ पे, तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। तो जैसे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो दूरी ही तो ये चली गई है ना। इसको हम लोग केवल परास बोल रहे हैं, यहाँ पे परास को हम लोग r से लिखते हैं। अच्छा, चाल देखो x अक्ष पे चाल क्या है? ux है। टाइम क्या लगा है? टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल चुके हैं, कैपिटल T। टोटल यहाँ से आने में लगा समय टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो नॉर्मली r बराबर हो जाएगा ux को क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास देखो क्या आया था? 2u साइन थीटा अपॉन g, 2u साइन थीटा बटे g। इसको जब सॉल्व करोगे r बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर, या 2u ऐसे लिख लो, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। तो यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये आ जाएगा रेंज। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। रेंज का फार्मूला मिल गया हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अच्छा, अगर सिंपली देखते हैं यहाँ पे तो ये ux लिखा हुआ था, ये uy लिखा हुआ था, लिखा था ux uy। तो r बराबर हम लिख सकते हैं 2ux इंटू uy अपॉन g। ये भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ वाली बात है नहीं।
फार्मूला जितने ज़्यादा आपको कंठस्थ होंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग पेपर में अच्छे से तैयारी कर पाओगे, मतलब क्वेश्चन भी स्पीड में कर पाओगे। तो इतना सारा है इसमें, बाकी कुछ नहीं। नॉर्मली 3 फार्मूले हैं, 4 अभी 3 ही है, आगे और बताएंगे। एक मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम और रेंज का। इतनी बात ध्यान से देखिए। फिर कुछ और कैलकुलेशन निकलते हैं इस पर, वो कराएंगे, वो फार्मूले ध्यान रखना है। और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे उस पे हम कराएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन करा लेंगे, बाकी हम प्रैक्टिस टाइम में करेंगे, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिए 2 सेकंड के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। पहले एक बार सारे फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या फार्मूला निकला था। तो सबसे पहले दोस्तों हमने निकाला टाइम। टाइम का फार्मूला क्या आया? 2u sin थीटा अपॉन जी। इसी को हमने 2u/y अपॉन जी भी लिखा। टाइम के बाद हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट की थी। तो हाइट क्या थी? u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको डायरेक्टली हम लिख सकते थे u/y² अपॉन 2g। उसके बाद रेंज फाइंड आउट की, तो u sin 2 थीटा, u² sin 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज आ गई थी। और रेंज को हमने डायरेक्टली ये लिखा था कि 2ux और uy अपॉन जी। ये 3 फार्मूले, 4 फार्मूले, 3 फार्मूले थे मेन, ये हमें ध्यान में रखना था, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि बताए थे कि 2 छोटे छोटे कंक्लूजन है वो निकालते हैं। तो अगर हमने कहा कि h/t² की वैल्यू फाइंड आउट, तो देखो ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलेंगी, आप पुरानी किताब भी ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगी। ये कहाँ से निकल के आती हैं? ये आई हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, वहाँ पे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे कैलकुलेशन निकाले जाते हैं। और उम्मीद की जाती है कि आप लोग ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये सब इन्हीं से निकल के आता है। जैसे बोला h/t² निकालो, h और t में डायरेक्टली रिलेशन अगर हमें मिल जाएगा तो इतना बड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हाइट हमारे पास क्या थी? तो कहेंगे u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टी स्क्वायर करना है तो टाइम का स्क्वायर करेंगे, तो 2u sin थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो जाएगा 4u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। देखो u² sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक g कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4 8, तो 1/8। ये g ऊपर चला जाएगा तो g/8। बाकी कुछ बचा नहीं था, तो h² बराबर हो जाएगा g/8 इंटू t²। इस तरह का पहले भी हमने एक कैलकुलेशन निकलवाया था, कंक्लूजन ध्यान होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन भी इस पे आया था, वो भी बताए थे। वो क्या था? मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, उसमें ये चीज़ आई थी, ठीक है। तो उसी तरह से इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में भी लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको कि अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें फ्लाइट ऑफ टाइम देकर मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, या मैक्सिमम हाइट देकर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो वहाँ पे ये रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर निकाल देना, फालतू का टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। बताया है कि ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी यहाँ जो आपका टाइम बचा सके पेपर में, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा सारी चीज़ें। एक और होता है कैलकुलेशन, यहाँ से निकलता है r/h। अगर बात करें r की, तो r हमारे पास है u² sin 2 थीटा अपॉन जी, u² sin 2 थीटा अपॉन जी। हाइट आई थी u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से u² कट गया, जी कट गया। sin 2 थीटा को अगर एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, खोलते हैं, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में नीचे बचेगा sin स्क्वायर थीटा, और ये 2 जो होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ अगर बचा है तो 2 2 4। तो यहाँ से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4। अच्छा, ये कॉस थीटा है, इसको अपॉन में ले आओगे इधर,
तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आर अपॉन एच इक्वल टू आ गया 4 अपॉन टेन थीटा, 4 अपॉन टेन थीटा, ये टेन थीटा ही तो बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आर टेन थीटा बराबर 4h, आर टेन थीटा बराबर 4h। क्या याद रखोगे? आर टेन थीटा बराबर 4h, आर टेन थीटा बराबर 4h। ठीक है, आर टेन थीटा बराबर 4h। ठीक, इसको डायरेक्टली याद रखोगे, आर टेन थीटा बराबर 4h। ठीक है, आर टेन थीटा बराबर 4h। ठीक है, ये डायरेक्टली याद रखोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेगा, इस पर पक्का है। h बराबर जी बाई टी स्क्वायर पीछे भी आया था, यहाँ पर भी आया है। आर टेन थीटा बराबर 4h याद रखोगे, इसमें भी क्वेश्चन मिलेगा। h की वैल्यू अगर रखते हो, हाइट की वैल्यू, तो वहाँ से भी कुछ और कैलकुलेशन निकल सकता है। 4h कुछ और निकाला था, याद करो। 4h बराबर क्या आया था, याद है कुछ? 4h एक चीज़ निकाली थी, याद है कि h बराबर 1/8 GT स्क्वायर। बताओ, ये बताया था एक बार, h बराबर 1/8 GT स्क्वायर। तो अगर h की जगह पर ये रख दोगे तो 4 इंटू 1/8 GT स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर के बराबर। तो ये भी ध्यान रख सकते हो कि आर टेन थीटा बराबर 1/2 GT स्क्वायर, आर टेन थीटा बराबर 1/2 GT स्क्वायर, आर टेन थीटा बराबर 1/2 GT स्क्वायर। ये सब याद रखना है। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं कि आर टेन थीटा बराबर 4h बराबर 1/2 GT स्क्वायर, और लिख सकते हैं ये वाला h बराबर g/8 टी स्क्वायर। इन सब का काम लगेगा, अभी जब एग्जाम्पल क्वेश्चन कराएंगे तो सब यूजफुल होंगे। इसको 1 मिनट के लिए देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे आते हैं, और 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, बहुत सिंपल है। ये सब किताबों के ही तो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के है। अब पढ़ने में लगेगा कैसे करेंगे, कैसे। देखो, एक प्रक्षेप 37 डिग्री पर फेंका गया है, यह 4 सेकंड तक हवा में रहता है। ठीक है, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई तथा परास ज्ञात कीजिए। अब अधिकतम ऊंचाई और परास 2 चीज़ें पीछे पूछी हैं। अब इसमें परेशान हो जाएंगे लोग कि यार देखो 37 डिग्री पे फेंका गया है, तो टेन थीटा साइन 37 टेन 37 कैसे पता होगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही फंस गई। इतना ही देख के छोड़ देंगे क्वेश्चन। तो 37 डिग्री चलो पता भी है, ये ट्रायंगल में 3 4 5 होता है। ठीक है, 1 2 3 3 4 5, 37 डिग्री वाला 37 57 इस टाइप में 90 डिग्री, तो तब भी कहेंगे 37 डिग्री। अब साइन 37 ढूंढो, टेन 37 ढूंढो, और साइन कॉस ही तो फार्मूले में पढ़े हैं। देखो सब साइन कॉस टेन भी पढ़ा है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी यहाँ पे। अगर इसको करना चाहते हो तो एक बार फार्मूला अप्लाई करके देखो। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि टी दिया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टी का फार्मूला लगाओगे। ठीक, जी का मान पता है, साइन थीटा पता है, तो यू निकलेगा यहाँ से प्रारंभिक वेग। जब यू निकल के आएगा तो पूछा गया था अधिकतम ऊंचाई, तो ये निकाल रखोगे यहाँ पे यू की वैल्यू। यू की वैल्यू यहाँ रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हाइट निकल के आएगी। फिर यू की वैल्यू यहाँ रखोगे, सॉल्व करोगे तभी निकल के आएगा। इतना देर टाइम थोड़ी ना मिलता है पेपर में। पेपर में स्मार्ट वर्क का टाइम मिलता है कि आर टेन थीटा बराबर 4h बराबर 1/2 GT स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लो। रेंज प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पूछा है, तो पहले चलो इसको सॉल्व कर लो कि 4h बराबर यहाँ से है 1/2 GT स्क्वायर। टी दोस्तों क्या है, 4 सेकेंड, तो h बराबर यहाँ से हो जाएगा 4, इधर बटे में आ जाएगा 1/8, जी की वैल्यू 10, टी का मतलब 4 का स्क्वायर 16, 8 दूनी 16, 10 गुणे 2 20, मैक्सिमम हाइट क्या आ गई 20 मीटर। कुछ करना ही नहीं है। रेंज निकालनी है, आर 10 37
बराबर 4h। 4h का मतलब 40 दूनी 80, 80 आ गया। तो R निकालना है, तो 80 बटे 1037, ठीक है। और 1037 का मान 3/4 होता है। अब एक तो निकाल सकते हो 3/4, तो इसको सॉल्व कर लोगे 80 गुणे 4/3, 80 गुणे 4/3, इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। हाँ 8 चक्कू ये हो जाएगा 8 चौके 32, 320/3। तो सॉल्व करने पे कुछ आ जाएगा आंसर, पॉइंट वगैरह में आप आसानी से। तो बताओ ये फार्मूले। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी हमने अभी तक फार्मूले देखे हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। ऑप्शन अगर देखना चाहेंगे तो ऑप्शन इसका हो सकता है 20√3, 10√3 और 5√2, एंड डी हो सकता है 15√3। बस सिंपल से ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपली है बिल्कुल जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। क्वेश्चन में पूछा गया यदि कोई कण 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री के कोण पर कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है तो 1 सेकंड के बाद उसका क्षैतिज वेग ज्ञात कीजिए। कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, पार्टिकल है, इसको फेंका गया है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है। ये जाएगा ऐसे, अपना प्रोजेक्टाइल पथ पूरा करेगा। तो आफ्टर 1 सेकेंड इसका जो क्षैतिज वेग है, मान लो 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे पहुँचता है, तो ये देखो ये वेग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो ये क्षैतिज वेग कहलाता है। क्षैतिज वेग मतलब एक्स अक्ष की दिशा में, ये ऊर्ध्वाधर वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग ये वाई की दिशा में है, वाई अक्ष की दिशा में। तो क्षैतिज वेग को हमने यूएक्स कहा था, यूएक्स होता है यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। अच्छा अभी बताया है कि जो क्षैतिज वेग है वो क्या बदलता है कभी? क्षैतिज वेग क्या चेंज होगा? आप कहेंगे नहीं होगा चेंज। तो क्षैतिज वेग जो यहाँ पे है सेम इस पॉइंट पर भी होगा, 1 सेकंड के बाद सेम, 2 सेकंड के बाद सेम, 3 सेकंड के बाद, जितना भी टाइम लगेगा तो क्षैतिज वेग हमेशा सेम रहता है। तो कुछ करना ही नहीं है, क्षैतिज वेग यहाँ से कैलकुलेट कर लो। यू क्या है 20 और कोण कितना दिया है 30 डिग्री पे फेंका गया था, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10√3, ये सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो फार्मूले यूज़ करना, फार्मूला भी कहाँ था, केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। इसको करिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने आज के लिए, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। जल्दी से देखिए इसको, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल सा है, फार्मूला यूज़ होगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि एक कण 981 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से 15 डिग्री के प्रक्षेप्य कोण पर प्रक्षेपित किया गया है तथा कण द्वारा प्राप्त प्रास ज्ञात कीजिए। कण की रेंज बताना है। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला सब लोग जानते हैं कि रेंज कैसे निकलती है। तो आर बराबर क्या था, फार्मूला याद करो, यू स्क्वायर आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। यू वेग है, वेग कितना दिया है 981, तो वेग हो जाएगा 981 इंटू 981। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू साइन 2 गुणे थीटा कितने डिग्री पे है 15 डिग्री पे है, और बटे जी का मान 9.81। आर कैलकुलेट करेंगे तो 981 गुणे 981 गुणे साइन 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो साइन 30 का मान बच्चा जानता है कितना होता है 1/2। यहाँ डायरेक्टली हम लोग 1/2 रख देंगे, अपॉन में 9.81 पॉइंट लगाएंगे, ये 0 बढ़ेगा, 981 से एक 981 कट जाएगा,
2 से ये काट देंगे 50 हो जाएगा, और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो 5 9 45, 4 49, तो 490। और ये सब क्या दिया था सेंटीमीटर में, तो अगर हम मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 490.5 मीटर आ जाएगा ये इसका। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास वेलोसिटी दी थी तो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड थी, तो मीटर में यहाँ पे हमने क्या किया 100 से डिवाइड कर लिया इसको, तो जो डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में आई थी, क्योंकि ऑप्शन मीटर में दिया हुआ था तो उसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये सिंपली क्वेश्चन हो गए, ये जो फार्मूले बताए हैं इसके आगे फिर हम लोग नई चीज़ देखेंगे। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जा सके। और पेपर की तैयारी करते रहें, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो बार बार हम कहते हैं। जो भी टॉपिक जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप कंप्लीट करिए, लेकिन मेहनत करिए, जब मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है बैठे बैठे देखने से कुछ नहीं होता है। पेन पेपर उठाइए, कॉपी उठाइए, लग जाइए, कायदे से पढ़िए, मेहनत करिए अच्छे से, और कामयाबी सबको मिलेगी एक ना एक दिन। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।